सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे जजमेंट आते हैं जो कि हमारे संविधान को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो भी सही तरीके से करते हैं और एक लंबे समय तक उनका प्रभाव भी रहता है। हमेशा हमारे देश में, भले ही हम एक फेडरल कंट्री हैं, केंद्र राज्य संबंधों में हमने बहुत ठीक तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया, राज्यों को हमने कई सारे पावर दिए, लेकिन उसके बाद भी जो शक्तियों का झुकाव है वे केंद्र सरकार की तरफ होता है और उसका एक बड़ा रोल हम देखते हैं राज्यपाल का। आप सभी को पता है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है और अगर कोई भी राज्य किसी एक्ट को बनाना चाहे तो वह एक्ट तभी बन सकता है, अधिनियम तभी बन सकता है जब वहां की विधानसभा उस पर पारित कर दे और साथ में राज्यपाल जो है वो उस पर हस्ताक्षर कर दे, अपनी सहमति दे दे। लेकिन होता क्या है कि राज्यपाल के पास कुछ और भी ऑप्शंस रहते हैं कि वह अपनी स्वीकृति को रोक लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जो जजमेंट दिया है वह इसी बात को लेकर दिया है कि अगर राज्यपाल अपनी सहमति को रोकते हैं, वो भी किसी बिना कारण के, तब इसे हम असंवैधानिक कहेंगे और इसे यह कहा गया कि एब्सोल्यूट वीटो जो है वह नहीं दिया जा सकता। पॉकेट वीटो या एब्सोल्यूट वीटो जैसे कॉन्सेप्ट राज्यपाल के पास नहीं होंगे और इस बेसिकली पूरा ये जो डिसीजन है, कहा कि हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है हमें इसको फॉलो करना है, इसके हिसाब से काम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गवर्नर के जो कुछ पावर्स है उसको बेसिकली कम किया, उस पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया, कहा कि देखो न्यायिक समीक्षा होगी अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का कोई जो बिल है वह रोकते हैं। ये पूरा मामला है तमिलनाडु स्टेट का। बेसिकली आप देखेंगे कि बीते कुछ दिनों से तमिलनाडु के कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो कि वहाँ की जो सरकार है, राज्य सरकार है और वहाँ के जो राज्यपाल है उनके बीच में एक तनाव का मुद्दा रहा, तो बड़े समय से ये विवाद रहा है ना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, इस जजमेंट पे खुश होकर जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा, एम.के. स्टालिन ने, कि एक हिस्टोरिक जजमेंट था एंड इट्स अ बिग विक्ट्री नॉट जस्ट फॉर तमिलनाडु बट ऑल इंडियन स्टेट्स, कि सभी राज्यों के लिए एक बड़ी जीत है कि अब राज्यपाल किसी मनमाने आर्बिट्रेरी तरीके से राज्य के किसी विधेयक को कानून बनने से नहीं रोकते। और सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन भी बेसिकली निर्धारित कर दी है कि आप अगर अपनी सहमति रोकते हैं तो उसके लिए आपके लिए कुछ टाइमलाइंस को फॉलो करना होगा, इससे ज्यादा सहमति आप रोक नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एक दार्शनिक और एक दोस्त की तरह राज्यपाल की भूमिका है और संविधान की शपथ अगर आप लेते हैं तो आपको यह याद होना चाहिए कि आप किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं हो रहे हैं, बल्कि एक निष्पक्ष तरीके से आपको राज्य की विधायिका में सहयोग करना चाहिए। और साथ ही क्या कहा कि आपको अवरोधक नहीं, आपको उत्प्रेरक बनना है और राज्यपाल को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह के राज्य के संचालन में, राज्य की सरकार के संचालन में कोई बाधा ना हो। ठीक है, तो यहां पर गवर्नर की जो पावर्स है, गवर्नर का जो रोल होता है स्टेट गवर्नमेंट में, उसको लेकर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगता है क्योंकि हम गवर्नर को, राज्यपाल को केंद्र के एजेंट के रूप में देखते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा यहां पर नियुक्ति की जाती है। बट अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वो रिलेटेड है आर्टिकल 200 से, और आइए हम एक एक करके सभी बातों को समझते हैं। चलिए, तो पहले मैं आपको आर्टिकल 200 बताऊं, उसके पहले यह बताती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जो दो अभी इसको लेकर निर्देश दिए हैं। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखो, राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया कि उनके पास जो विकल्प हैं, जो भी ऑप्शंस हैं किसी विधेयक को लेकर कि हाँ करे ना करे, पुनर्विचार के लिए भेजे या राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे, ये जो 4 ऑप्शंस है इनका प्रयोग उन्हें एक टाइमलाइन में करना होगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या किया कि टाइमलाइन को कंसीडर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और वरना उनके जो कदम उठाए गए हैं उनकी क्या की जाएगी, कानूनी समीक्षा की जाएगी। तो पहले यहां पर समीक्षा के प्रावधान, आप सभी को पता है कि अब तक अगर जब भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम आर्टिकल 361 पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं ये एक्सेप्शन है, अपवाद है कि जो राज्यपाल है और जो राष्ट्रपति है उनके किसी भी कार्य के लिए वो एक तो उत्तरदायी नहीं है, न्यायिक समीक्षा नहीं है। कई ऐसी चीजें हम पढ़ते हैं, उसमें से एक ये भी था बच्चे कि अगर आपने विधेयक को रोका है तो उसकी कानूनी समीक्षा करने का प्रावधान यहाँ पर नहीं था। बट अब क्या किया गया है कि अब वो जो भी डिसीजन इस संदर्भ में लेंगे उसकी कानूनी समीक्षा की जाएगी। साथ में ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति के पास अगर भेजा जाता है, देखो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। अगर कोई संसद उनके पास कोई विधेयक भेजेगा, राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होंगे, हाँ कर दे, ना कर दे, या फिर से रिकंसिडरेशन के लिए भेज दें कि जाओ फिर से सोच कर आओ, पुनर्विचार करके आओ। बट राज्यपाल के पास होते हैं 4 ऑप्शन। इन 3 ऑप्शंस के अलावा चौथा ऑप्शन होता है कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ
किसी भी एक विधेयक को आरक्षित कर देंगे, रिजर्व कर देंगे, ये आर्टिकल 200 कहता है। और इसलिए आर्टिकल 200 जो है वह एक विवादित विषय भी रहता है राज्यों की तरफ से। और यहाँ पे ये कहा कि अगर राज्यपाल बिल को रोकेंगे तो राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, तो उन्हें ये काम एक तो वहां की मंत्रिपरिषद की सलाह पे करना होगा और 1 महीने की इसमें टाइमलाइन निर्धारित कर दी, ठीक है। और ये कहा कि अगर विधानसभा बिल को दोबारा वापस भेज देगी पुनर्विचार के बाद, तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर अपनी मंजूरी देनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा कि राज्यपाल जो भी कार्रवाइयां कर रहे हैं वो संसदीय लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ये बात है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने की। आइए तो पहले आपको आर्टिकल 200 बताऊं, उसके पहले ये बता देती हूं बच्चे, है क्या कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के 10 बिल जो हैं, तमिलनाडु सरकार के 10 जो बिल हैं, उस पे अपनी सहमति वहां के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा रोक दी गई थी, है ना। अब देखिए कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं राज्यपाल RN रवि, है ना, बनाम DM की सरकार, इन दोनों के बीच में मुद्दे आखिर क्या क्या रहे। देखो पहली बात, 2021 में तमिलनाडु के जो राज्यपाल है, ठीक है, RN रवि, पहले IPS अधिकारी भी थे, CBI में थे, ये यहाँ पर राज्यपाल बनते हैं। और यहाँ पर जो DM की सरकार है और राज्यपाल है, इनके बीच में बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको लेकर रिलेशंस बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे, ठीक है। अब देखिए कि राज्यपाल का पक्ष क्या था, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो भी काम कर रही थी, राज्यपाल अगर उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे या इसको लेके विवाद था, तो उसमें राज्यपाल का पक्ष ये था कि बेसिकली विधानसभा में कई बातों को लेकर टकराव हुआ। 2023 में क्या हुआ था कि राज्यपाल ने इनका जो परंपरागत अभिभाषण है वो देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। उसके बाद 2022 में इन्होंने कहा कि भाषण से जो भीमराव अंबेडकर है, पेरियार है, अन्नादुरई है, डेविड मॉडल है, इनका उल्लेख हटाया गया था। और एक बार और ये था बच्चे, जब ये वॉकआउट कर गए थे, सदन से बाहर चले गए थे गवर्नर, और ये इसके पीछे रीज़न ये था कि बेसिकली राज्यपाल ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया, क्योंकि जब सत्र यहाँ का शुरू किया गया ना तमिलनाडु विधानसभा का, तो राष्ट्रगान नहीं बजाया गया। और यहाँ पर जो बेसिकली सत्र की शुरुआत में क्या बजाया गया था, जो तमिलनाडु का जो स्टेट सॉन्ग था वो यहाँ पर बजाया गया था। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर राज्यपाल के बीच में और मुख्यमंत्री के बीच में एक टकराहट जो है वह बनी रही, ठीक है। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 200 जो है वह क्या कहता है। आर्टिकल 200 बच्चे गवर्नर को 4 ऑप्शंस देता है। कोई भी बिल स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट तब बनता है जब यहाँ पर जो असेंबली है स्टेट की वो ओके कर दे, वो पास कर दे, एंड उसके बाद गवर्नर असेंट कर दे। बट गवर्नर के पास जब बिल भेजा जाता है तो उनके पास 1 2 3 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कि वह अपनी असेंट दे दे, और अगर उन्हें असेंट दे दिया तब ऐसे में ये जो कानून है, ये जो बिल था, वो जो विधेयक था वो कानून बन गया, एक्ट बन गया, ठीक है। दूसरा इनके पास ऑप्शन होता है कि ये मना कर दे, अपनी जो सहमति है वह रोक ले, और अगर अपनी सहमति रोक लेंगे तब ऐसे में वो जो बिल है वो बिल ही रहा, एक्ट नहीं बना। तीसरा इसमें ऑप्शन है कि वो रिकंसिडरेशन के लिए दोबारा रिटर्न कर दे विधानसभा को कि जाओ इसके प्रावधानों या इन चीज़ों पे फिर से चर्चा करके लाओ, तो रिकंसिडरेशन के लिए भेजा जाता है। और अगर विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर विधानसभा ने फिर से वही विधेयक फिर से भेज दिया तब ऐसे में राज्यपाल को अनिवार्य रूप से उसमें स्वीकृति देनी होती थी। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन जो कि एक्स्ट्रा मिला और उस ऑप्शन से प्रॉब्लम्स हो गई। और ये ऐसा है बच्चे कि ये क्या करेंगे, रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। जैसे ही राज्यपाल के पास मान लीजिए कोई ऐसा बिल आता है और उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के लिए रोक दिया कि अब राष्ट्रपति इस पे विचार करेंगे, वैसे ही राज्यपाल की उस बिल के संदर्भ में जो सारी पावर है वो अब खत्म हो गई। अब आगे का जो कुछ भी काम है वो सब राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि राज्यपाल क्या करेगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां बताई गई कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ बिल को रख देंगे। जैसे कि कहा कि अगर विधेयक संविधान के प्रावधानों के खिलाफ हो, अगर राज्य की नीति के निदेशक के खिलाफ हो, या फिर
राष्ट्रीय महत्व का विषय हो। तो यहाँ पर क्या बताए गए, 3 रीजन बेसिकली यहाँ पर बताए गए कि वो इन 3 रीजन के चलते, 3 कारणों के चलते कि संविधान के खिलाफ है, डीपीएसपी के खिलाफ है, राष्ट्र के हितों के खिलाफ है, तो वो राष्ट्रपति के विचार हेतु रख देंगे। बट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमने तो शिक्षा नीति की बात की थी, और अगर शिक्षा नीति वहाँ पर कुछ उस तरीके से बन रही थी कि जिससे राष्ट्र हित प्रभावित नहीं हो रहे थे, तब उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना ठीक नहीं था। तो यहाँ पर ऐसे 10 बिलों की जो स्वीकृति है वो स्टेट के, तमिलनाडु स्टेट के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा रोक ली गई थी, और इसी को लेकर फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और कहा कि देखो आपके पास बहुत मतलब एक जो टर्म है वो निर्धारित कर दी कि अब आपको ना इस टाइमलाइन के भीतर ही आपको स्वीकृति देनी होगी, और अगर आपने एक्ट नहीं किया देन फिर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि गवर्नर के पास ये जो पावर है, इस पावर को बेसिकली कहीं ना कहीं रोक लगा दी। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 200 की अगर हम बात करें, अब इसमें क्या कि इसमें इससे बच्चे संविधान में एक बदलाव होगा, और ये बदलाव कैसे होगा कि टाइमलाइन जो है वह कोर्ट सेट कर देगा। इसमें ये कहा कि अगर राज्यपाल जो मंत्रियों की सलाह पर विधेयक को अस्वीकार कर दे और राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित अगर रख लेते हैं, इसकी टाइमलाइन होगी कितनी, 1 मंथ होगी, है ना। तो ये काम कितने अंदर होना चाहिए, 1 मंथ की टाइमलाइन के भीतर। दूसरी बात ये कही कि अगर मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही अगर राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तब इसमें कहा कि टाइमलाइन इसमें 3 मंथ्स की होगी। ठीक है, और इसमें यह कहा कि अगर पुनर्विचार के लिए वापस पुनर्विचार करके विधानसभा ने फिर से पुनर्विचार करके विधेयक को वापस से राज्यपाल के पास भेज दिया है, फिर इसमें आपको स्वीकृति देनी होगी विदिन 1 मंथ। तो यहाँ पर क्या किया कि बेसिकली इस पर एक टाइमलाइन जो है वह सेट कर दी, और आगे कोर्ट ने ये भी क्लियर कर दिया कि देखो भैया जुडिशियल रिव्यू जो है वह इसका हो सकता है। मतलब राज्यपाल अगर कोई निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं तो वह देरी क्यों कर रहे हैं, या वो निष्क्रिय है तो निष्क्रिय क्यों है, अदालत में इस बात को लेकर चैलेंज किया जा सकता है, मतलब इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो भी राज्यपाल की कार्यवाहियां हैं वो सारी कार्यवाहियां कैसे होंगी, लोकतंत्र की भावना के हिसाब से होनी चाहिए, डेमोक्रेसी के अनुरूप होनी चाहिए, हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको सपोर्ट करते होने चाहिए, और जो गवर्नर है बेसिकली वह एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करे स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ना कि कोई केंद्र के एजेंट की तरह। तो बच्चे राज्यपाल की जो भूमिका है वह यूपीएससी में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ये 2014 का पूछा गया क्वेश्चन है, और इसमें एक स्टेटमेंट ये रहा कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आइए एक पॉइंट और मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको यहाँ आर्टिकल 200 की चर्चा कर दी, मैंने ये बता दिया कि अब टाइमलाइन जो है वह निर्धारित कर दी, इनके पीछे विवाद क्या था ये भी हमारी चर्चा हो गई। तो राज्यपाल की जो भूमिका है आखिर वह कैसी होनी चाहिए, केंद्र और राज्य के बीच के जो संबंध है वह कैसे सामान्य हो, कैसे हम विवाद कम हो, सहयोग ज़्यादा हो, कैसे हम एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से देश को चला सके, ये सारी चीज़ें बहुत अहम मुद्दा है। एक और बड़ा हॉट टॉपिक जो चल रहा है कि तमिलनाडु में त्रिभाषा की जो नीति है उसको कैसे बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है चैलेंज करता है और 2 लैंग्वेज पॉलिसी को अपनाता है, वह उसका ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला है। इसकी भी एक वीडियो अवेलेबल है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट में चल रहा है वह नेशन के खिलाफ ना जाए, उसको लेकर कई सारे ऐसे रिकमेंडेशंस हो सकते हैं, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो ये था पूरा सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें कि गवर्नर के जो पावर है उस पर बेसिकली कुछ रोक लगाई गई और एक टाइमलाइन निर्धारित की गई। डेफिनेटली एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यूपीएससी ने मेंस में भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा कि राज्यपाल के पास ये जो बहुत इस तरीके की हम शक्तियां दे देते हैं, क्या इन शक्तियों से केंद्र और राज्य के जो संबंध है वो नेगेटिव रूप से हार्म होंगे या नहीं होंगे। तो ये था हमारा आज का विषय। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, उसका हम रिप्लाई करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल @manju_pw_upsc वाला, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। मेरे अपकमिंग वीडियोस, पीडीएफ, क्लास नोट सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हो जाती है। थैंक यू सो मच।